Hello, welcome to SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बेडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बेडी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आप सबको अल्टरनेटिंग करंट शुरुआत करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं और सभी बच्चे इस चैप्टर पर आते आते घबराने लगते हैं, लेकिन अब आपके सीबीएसई का पैटर्न बदल गया है तो आपको पूरा डिटेल डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और साथ साथ फॉर्मूला सभी को का लर्न करना है। ये जैसे ही आपके रेडी रहेंगे सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। अब इसी में से देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है तो इसके लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब आपके देख लो बेटे, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? जी। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट देखो, पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूज इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बिकॉज जितने भी हम वर्ल्ड में यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें सबसे ज्यादा यूज हमारा अल्टरनेटिंग करंट का होता है। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट दिया, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन generated used in the world is in the form of alternating current because, अब यहां से देखो because क्यों ऐसा है, the alternating voltage can be easily and efficiently converted from one value to other value by means of transformer। आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज इसलिए होता है कि जितने भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसको हम आराम से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर। अब आप लोग देखते होंगे रास्ते में बड़े बड़े खंबे रहते हैं, उन खंबे पर बड़े बड़े वायर लगे रहते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट, ये देखोगे 33,000 वोल्ट का रहता है, 2,20,000 वोल्ट के रहते हैं, 4,40,000, 4,40,000 वोल्ट के रहते हैं। अब इसमें से हम घरों में यूज करते हैं बेटा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हम घर में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो हमारे कॉलोनी के बगल से, मोहल्ले के बगल से, मार्केट के बगल से 2,20,000 वोल्ट जा रही है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो 2,20,000 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये फैसिलिटीज एसी में ही हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस फॉर्म का यूज होता है। दूसरा कोई देखो रीजन, द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिकली विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अब हम जानते हैं हिट में क्या होता है, H = I²RT। करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो स्क्वायर के हिसाब से बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम हो जाएगा, और वोल्टेज H प्रोपोर्शनल टू V होता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कि आपके अल्टरनेटिंग करंट है या वोल्टेज है, इसको हम ट्रांसमिट करने के लिए जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है तो वोल्टेज हाई कर देते हैं, और जहां यूज करना वहां फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हीट के रूप में एनर्जी का लॉस कम होता है। यही लिखे, द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इकोनॉमिकली विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट आपने देखा। अब आप इस आधार पर एमसीक्यू क्या क्वेश्चन बन जाएगा, तो अब आपके अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड वाइडली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब इसी में 2 पॉइंट है बेटा, दोनों पॉइंट डाल देंगे, तीसरा में बोथ लिख देंगे, चौथे पॉइंट में नन लिख देंगे या ऑल लिख देंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हो। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट,
अब अल्टरनेटिंग करंट है क्या चीज, इतना देर तक हमने सीखा, यूज करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट है क्या? द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction changes sinusoidally is called alternating current. अब आप लोग साइन ग्राफ पढ़ चुके हो, अब साइन ग्राफ पढ़े हो, तो साइन ग्राफ में आपके जितने भी यूज करते हो, तो साइन ग्राफ में जैसे 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ता जाता है, फिर 90 से 180 तक वैल्यू घटते जाते हैं, फिर इस तरह से आप एक ग्राफ बनता है। ये ग्राफ देख लो, अभी आपको दिखाई देते हैं। इसका ग्राफ जो बनते हैं, इस तरह से ग्राफ बनते हैं, ये कहलाता है साइन ग्राफ। अब ये साइन ग्राफ है, एक तरफ देखते हो कोसाइन ग्राफ है, तो कॉस ग्राफ साइन ग्राफ दोनों है, तो इनकी वैल्यू ऐसा अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ देखो कर्सर को ध्यान दो बेटा, 0 से आई नॉट यहाँ तक वैल्यू बढ़ता गया है, फिर वैल्यू करंट का घटता गया है, फिर बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, इसलिए कहते हैं साइन ग्राफ के हिसाब से। इसी को हम लिखते हैं द अल्टरनेटिंग करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट whose value changes sinusoidally। अब यहाँ पर देख लो, एंड इट इज, देखो यही पॉइंट हमने लिखा था, द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction changes sinusoidally is called alternating electric current। आगे बेटा समझ में कोई प्रॉब्लम? नो। हाँ, अब देखो इट इज गिवन बाय I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ कॉस के रूप में भी हम वैल्यू निकालते हैं, साइन के रूप में भी निकालते हैं। आपके कोर्स में सारा क्वेश्चन साइन से रिलेटेड हैं। कॉस के बारे में हम बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, तो वहां पर ये होते हैं। अब यहाँ पर कहोगे सर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपने लिख दिया, यह है क्या चीज, यह है क्या चीज, जैसे आपका पूछ लेते हो। अब यहाँ पर देख लो, इसमें I क्या चीज है, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नीचे I नॉट, अब आपने देखा वैल्यू बढ़ता गया, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं आई नॉट इक्वल टू पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ AC। अल्टरनेटिंग करंट का इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आगे बढ़ा समझ में? जी। हाँ, इसके बाद है ओमेगा। ओमेगा को यहाँ पर आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, एंगुलर वेलोसिटी, इसी को यहाँ पर हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, और 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसी को हम लिखते हैं 2 पाई न्यू। अब आपको जहाँ ओमेगा गिवन है, तो 2 पाई बाय टी भी यूज कर सकते हो। 2 पाई न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी क्या चीज है, टाइम पीरियड, एंड न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कर मतलब ये वेव जो है पर सेकंड कितना बनता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको देख लो थर्ड पॉइंट, द ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ग्राफिकली ये इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम पीरियड को, टाइम को लिखा हमने, यहाँ देख लो कर्सर टाइम पीरियड का है, और 0 से I करंट बढ़ता जा रहा है, कर्सर देख लो बढ़ता गया, यहाँ मैक्सिमम पर आ गया, ये हमारा हो गया I नॉट। कर्सर आपको दिख रहे हैं बेटा? जी। हाँ, अब यहाँ से करंट घटता चला गया, फिर यहाँ मिनिमम पर चला गया, और फिर ये मैक्सिमम। इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो वैल्यू है इसका, इसी के बीच में ये घूमते रहते हैं। मैक्सिमम क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा डिग्री जो होता है मैक्सिमम 90 डिग्री पर, दैट इज 1 होते हैं, और मिनिमम होता है -270 डिग्री पर, दैट इज -1 लिखते हैं। फिर अब इसी को कॉस के रूप में दूसरा ग्राफ देखो, कॉस में भी सब कुछ वही वैल्यू लिखा है बेटा, I नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर टाइम पीरियड लिखे हैं, दैट इज T0, तो ओमेगा टी अपने आप 0 बन जाएगा।
अब इस आधार पर शुरुआत का जो रहता है cos 0 डिग्री मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए आई नोट आपके यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है cos के रूप में। और यहाँ पर कर्सर ध्यान दो, ऐसे वैल्यू घटता गया और 180 डिग्री पर जाके -1 हो जाते हैं, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पर बढ़ता चला गया। इसका भी वैल्यू, दोनों ग्राफ एक जैसे ही दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है, वैल्यू सब वही है। अब इस आधार पर आपने अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया बेटा? जी हाँ। अब देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ आप पीछे पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट सेंड्स चार्जेज इनटू द सर्किट, जो चार्ज को सर्किट में भेजते हैं। अब इसी आधार पर देख लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सब कुछ वैसा। देखो एक पॉइंट लर्न करोगे तो मैं इस पैटर्न से दिखा रहा हूं, एक लर्न करोगे तो दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स या वोल्टेज ऑफ ए सोर्स, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। आपको बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट, जब हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते उसको ईएमएफ कहते हैं। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन टू टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट। यहाँ पर देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज साइनोसाइडली। सब कुछ लिखे वही चीज जो आपने करंट में लिखा था, एक लर्न करोगे तो दूसरा लर्न हो जाएगा। यहाँ पर ईएमएफ ऑफ ए सोर्स, वहां पर अल्टरनेटिंग करंट, बाकी सेम लाइन है। EMF of a source whose magnitude and direction changes sinusoidally is called alternating EMF. आगे बेटा समझ में? जी सेकंड पॉइंट, इट इज गिवन बाय, जैसे आप वहां लिखते थे वैसे यहाँ पर E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी। ई के बीच नीचे में जो जीरो लिखते हैं उसको हम ई नॉट पढ़ते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ई हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जैसे बेटा आप अचानक कहते हो सर अभी कितना वोल्टेज है, भाई उस समय जो हम अचानक मेजर करेंगे वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ई नॉट जो मैक्सिमम हो गया वैल्यू बढ़ते बढ़ते, ई नॉट, इसी को हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन ए साइकिल। एक राउंड जैसे साइकिल यहाँ से चला ऐसे, ये साइकिल जो चलते हैं तो एक बार मैक्सिमम कहाँ होते हैं उसको हम ई नॉट कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। बाकी सब सेम है जैसे अल्टरनेटिव करंट में देखा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई न्यू, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ कहते हैं, कैपिटल टी टाइम पीरियड एंड न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस या नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन 1 सेकेंड। आगे बढ़ा समझ में? हेलो, जी ग्राफिकली इसको हम वैसे ही दिखाते हैं जैसे उसका दिखाए थे, देख लो। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम पीरियड लिखा और यहाँ कर्सर ध्यान दो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये बढ़ता गया। किसी भी जगह जो पॉइंट पर हम वोल्टेज निकालते हैं उसको ई कहते हैं, जिसका हमने इक्वेशन यहाँ लिख दिया है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी आधार पर यह कॉस में है, सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू -270 डिग्री पर। आगे यहां तक समझ में? जी अब आपको अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है कुछ बताओ मोटे तौर पर। जो टाइम के साथ चेंज होता रहे, जिसकी कोई पीक हो, हाँ हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट हाँ, वैल्यू। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साइन ग्राफ के आधार पर चेंज होते हैं उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आ रहे हैं बेटा आवाज क्लियर? जी अब देखो बेटा, अब नया टॉपिक्स आ गया, इसी में यही पॉइंट सब आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखो सारे के सारे तो न्यूमेरिकल नहीं डाल देंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल इजी भी होगा, कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा कठिन भी रहते हैं। यहाँ देखो, सर्किट एलिमेंट इन डीसी सर्किट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किट एलिमेंट।
जहां पर हम बैटरी से करंट देते हैं तो वहां पर जो भी apparatus या जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी अप्लायंसेस जोड़ते हैं उसका मुख्य पर्पस वो कैसे एनर्जी कंज्यूम करता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस. In DC circuit, there is one and only one circuit element, that is resistance. The voltage across a resistance is given by V equal to IR. वहां पर हम जो भी मेजर करेंगे जहां से भी करेंगे वो टोटल का टोटल हमारे पास इसका रेजिस्टेंस का होगा. आया बेटा समझ में? जी अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर स्क्रीन क्लियर है? जी अब नेक्स्ट इसमें देखो बी इन एसी सर्किट देयर आर 3 सर्किट एलिमेंट्स. एसी सर्किट में 3 सर्किट एलिमेंट्स होते हैं. अब एसी में क्या क्या सर्किट एलिमेंट्स होते हैं तो उसका देखो. पहला रजिस्टर, जैसे एसी सर्किट में आप बल्ब लगाते हो या जहां भी लगाते हो. द वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज गिवन बाय V इक्वल टू IR. किसी भी आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जैसे ओम्स लॉ के हिसाब से आप जानते हो V इक्वल टू IR होता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. दूसरा सर्किट है इसमें इंडक्टर. हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाते समय जब हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे जो हमारे घरों में पुराने मॉडल का ट्यूबलाइट लगे हैं, आज के मॉडल का नहीं, आज तो LED लगा हुआ है. पहले मॉडल को जो लगे हैं तो उसमें एक स्टार्टर होता है और स्टार्टर दिखाने के लिए दिखा देते हैं. उसको आप थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करते हो तो ट्यूब जलने लगते हैं. रियल में वो सेविंग अकाउंट का काम करता है. जब सरप्लस एनर्जी आते हैं एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जमा कर लेते हैं और जब एनर्जी शॉर्ट होता है कम पड़ते हैं तो सप्लाई करते हैं. कर मतलब जब सरप्लस आया तो स्टोर कर लिया, जब जरूरत पड़ा तो एनर्जी उसने दे दिया. अब इस आधार पर देखो इंडक्टर में द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर L, इंडक्टर को L कहते हैं, इज गिवन बाय V इक्वल टू L इंटू DI/dt. यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पर क्या है बेटा देख लो, R के जगह पर L है. L DI/dt आप पढ़ चुके हो ना पीछे, याद जी करो. अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल टू माइनस d∅/dt और फाइ की जगह पर Li पुट कर दिए थे तो L बाहर गया था तो di/dt पढ़े थे ना. जी वही चीज यहाँ पर है V इक्वल टू L di/dt. वहां केवल हम E लिखते थे, यहाँ पर V लिखते हैं. अब यहाँ पर देखो इसका वोल्टेज आपको हमेशा याद रखना है L di/dt. तीसरा है कैपेसिटर. फॉर एन आइडियल कैपेसिटर करंट इज गिवन बाय, यहाँ करंट निकालते हैं. देखो अभी आप ध्यान दो थोड़ा सा अंतर. रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज निकाले, इंडक्टर में वोल्टेज निकाले, कैपेसिटर के केस में हम करंट निकालते हैं. फॉर एन आइडियल कैपेसिटर करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू C dV/dt. यहाँ dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. I इक्वल टू C इंटू dV/dt. इसको जहां जरूरत पड़ेगा हम इसको यूज करेंगे. आए बेटा समझ में? जी हाँ अब देखो ये आपको सर्किट एलिमेंट यहाँ इतना तक करना था. अब नेक्स्ट फिर नया टॉपिक्स आ गया, ट्रांजिएंट करंट. ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, नाम सुने हो? जो मतलब चेंज होता रहे. हाँ देखो बेटा आपने देखा होगा कभी कभी जैसे ट्यूबलाइट को ऑफ कर देते हो फिर भी वो थोड़ा थोड़ा ग्लो करता रहता है. जैसे हमारा जी ये ट्यूबलाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली. मान लो कंसीडर करो ये ट्यूबलाइट है, आप स्विच ऑफ किए तब भी इनसे थोड़ी सी लाइट बाहर निकलती रहती है. जी अब ये लाइट कहाँ, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो लाइट आया कहाँ से? तो बेटा वही चार्जर इंडक्टर में जो कुछ एनर्जी जमा है वो धीरे धीरे सप्लाई करता है. अब ट्यूब को जलाने के लायक एनर्जी उसके पास स्टोर नहीं है
इसलिए ट्यूब पूरी तरह से तो ग्लो नहीं करता है, हल्का सा ग्लो करते रहते हैं। कहोगे सर ये ग्लो कितने देर में तक चलेगा? तो यदि हम इसको सही ढंग से यूज करें, आइडियल सोचें, इनफिनाइट तक चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ देर के बाद ये एनर्जी, क्योंकि जो इंडक्टर का वायर है वो भी तो रेजिस्टेंस रखता है थोड़ा बहुत, उसके कारण उसका जी जी एनर्जी लॉस होता जाता है, कुछ समय के बाद प्रैक्टिकली खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह से जीरो से मैक्सिमम तक गया, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट। और जब ऑफ करते हो तो ऑफ मैक्सिमम से जीरो तक जाने में भी इसको टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक करंट व्हिच वेरी फॉर ए स्मॉल फिनाइट टाइम, जो थोड़े से समय के लिए चेंज करते हैं, while growing from zero to maximum value or while growing from maximum to zero। देखो again, electric current which vary for a small finite time while growing from zero to maximum value or while decaying from maximum to zero value are called transient current। देखो ये इस सब के बारे में उतना नहीं डिटेल से पूछते, लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूं, सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपना काम करना है। आए बेटा समझ में? जी अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्टरी में इतने हो गए, अब आप आ जाओ डेरिवेशन में। अब यहाँ से स्टार्टिंग है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कहोगे सिंपली देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपने अभी देखा करंट का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, जब साइन 90 डिग्री रहते हैं और साइन 270 पर, उसके आधार पर इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम होगा I0 प्लस I0, मिनिमम होगा -I0, इसके बीच में वैरी बदलते रहते हैं। अब एवरेज में हम जनरली क्या जानते हैं, जैसे 2 और 2 का एवरेज कितना होगा, बोलो बेटा? तो आप क्या करते हो, 2 + 2 4 किए, 2 से डिवाइड कर दिए। 4 + 4 जी का एवरेज क्या होगा, 4 + 4 8 कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। लेकिन जब एक प्लस होगा, +4 और -4, तो रिजल्ट तो 0 आ गया ना बेटा। जी इस कंडीशन में हम कहते हैं एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट जो है हमारा 0 हो गया। अब कहोगे थ्योरेटिकली तो करंट इसमें होना नहीं चाहिए, इसलिए जब लेकिन हम जब टच करते हैं तो हमें झटका लगता है। इसी आधार पर यहाँ देखो मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम बताने जा रहे हैं। हम पूरा का पूरा साइकिल नहीं कंसीडर करते हैं, आधा साइकिल तक ले लेते हैं, चाहे प्लस वाला ले लें चाहे माइनस। The mean or average value of alternating current AC over any half cycle is that value of a steady current which would send out the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is T/2, as sent by alternating current। अब alternating current का आधा साइकिल मान लो T/2 सेकंड है, और मैं टाइम ही बता देता हूं, 1/100 सेकंड में ये मैक्सिमम भेज दिया हमने। अब 1/100 सेकंड तक ये मैक्सिमम ऐसे बना। अब कितना, और देखते हैं इतने देर में इसने कितना चार्ज भेजा सर्किट में। ठीक उतना ही चार्ज भेजने के लिए हम डीसी एसटीडी करंट, दैट इज डीसी करंट समझो, फिक्स करंट भेजते हैं। अब देखो भाई चार्ज तो सेम भेजा है, जितना अल्टरनेटिंग करंट ने भेजा उतना ही एसटीडी करंट ने भेजा, इसका मतलब दोनों करंट का वैल्यू सेम होगा। इसी के आधार पर डेफिनेशन लिखते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू, mean or average value of AC over any half cycle is that value of a steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by alternating current through the same circuit in the same time। यहां तक आपके आ गए।
अब डिफाइन आपको याद रखना है। अब आपको मीन वैल्यू आपसे पूछ लेंगे फुल साइकिल में, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस, रिजल्ट जीरो। फुल साइकिल में जीरो हो जाता है, इसलिए हम आधे साइकिल तक कंसीडर करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देख लो बेटा। हमने चार्ज भेजा है, तो उसी आधार पर देखो, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ये आप जानते हो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी आप शुरुआत में पढ़ चुके हो। जी अब यहां पर देख लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू सेंट बाय AC इन स्मॉल टाइम dt। मान लो हमने इसी करंट को भेजा और डी क्यू चार्ज जमा करने के लिए, तो हम जनरली क्या जानते हैं, Q इक्वल टू आई टी जानते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी हमने लिखा। आगे बेटा समझ में। जी अब आई की जगह पर ऊपर का इक्वेशन 1 का वैल्यू लिखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख लो, द टोटल चार्ज सेंट बाय एन AC इन फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to T/2, 0 से आधे हाफ साइकिल तक का टाइम में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू 0 T/2 I dt, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम फर्स्ट, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 0 T/2 I की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हमने एक निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर क्या जानते हैं, आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला गया। हम इंटीग्रेशन के समय भी बताए थे, डी के साथ जो लगा रहा था वो वेरिएबल होता है। तो डी के साथ टी लगा है, तो टी वेरिएबल है और टी कहाँ मौजूद है, साइन ओमेगा टी में। इसलिए साइन ओमेगा का टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और जो ये कांस्टेंट देखते हो, कांस्टेंट को ब्रैकेट में डाल के ऊपर नीचे लिख देते हैं। अब ये ओमेगा भी बाहर चला गया, माइनस साइन है तो उसको भी हमने बाहर ले लिया। अब देख लो, माइनस आई नॉट ओमेगा और ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी 0 से T/2 लिखा हमने। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा और टी की जगह पर T/2 हमने लिखा। एक बार यहाँ देखो कर्सर बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर टी की जगह पर एक बार अपर लिमिट लिख दिए माइनस, फिर कॉस ओमेगा है, टी की जगह पर नीचे का वैल्यू 0 लिख दिए। इतना तो आता है ना भाई इंटीग्रेशन। हेलो, जी हाँ। जी जी अब यहाँ देखो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, टी और टी यहाँ कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 0। अब यहाँ पर देख लो, जस्ट मिनट, यहाँ देखो माइनस ओमेगा और कॉस पाई का -1 लिख के कॉस 0 -1, ये कट के आपके यहाँ पर आ गए। हेलो हेलो, जी हाँ। अब यहाँ पर देखो बेटा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और कॉस पाई डिग्री, यहाँ कर्सर देखो, पाई डिग्री 180 डिग्री होता है और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, कॉस 0 का -1 होता है, ये हमने लिखा। अब देखो ये भी -1, ये भी -1, दोनों मिलके माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा ये रहा, -2 मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई किए तो Q इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो बेटा, हमने इतना तो AC के द्वारा इतना चार्ज हमने भेज दिया, अब इतना ही चार्ज हम मीन STD करंट से भेजते हैं। इफ आई एम रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ AC, मान लो हमने कंसीडर किया STD करंट IM है,
और इतनी ही देर तक चार्ज हमने भेजा। इफ आई एम रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, देन Q इक्वल टू आई एम इंटू टी बाई टू। अब देखो बेटा, दोनों Q तो इक्वल होगा, तभी हम इसको कहेंगे, डिफाइन करेंगे। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, आई एम इंटू टी बाई टू इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। अब I0 अपॉन ओमेगा को यहीं पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। 2I0 ओमेगा की जगह पर 2π/t, ये t उलट के ऊपर गया, देख लो ये बन गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमने इसको शॉर्ट कर दिया, आई एम इंटू टी बाई टू 2I0 अपॉन 2π और t। अब देखो कैंसिल आउट करो, t और t दोनों तरफ कैंसिल हो गया, t और 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमें इधर क्या बच गया, आई एम इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया, तो 2I0 अपॉन पाई। क्या वैल्यू निकल गया बेटा आई एम का, 2I0 अपॉन पाई। दिस इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम, 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, और डिफाइन इसको डिवाइड करने पर हमें ये रिजल्ट आएगा। तो देख लो, ये रिजल्ट आप जैसे एमसीक्यू बनाते हो या कुछ बनाते हो, वहां पर आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। वहां पर इसकी आपको वैल्यू ये देखो 2I0 है यहाँ पर, आई नोट तो अलग अलग चेंज होगा ना, एक मतलब हर मिनट बार। ध्यान से दो। I0 तो हमने साइड में लिखा है, यहाँ भी हमने 2 को अच्छा हाँ। डिवाइड किए 3.14 से या 22/7 से, जी रिजल्ट आ जाता है 0.637 इंटू I0। अब ये जिनको याद रहेगा उनको पूछेगा आई एम बताओ कितना होता है, तो 0.637 लिखेगा और I0 की वैल्यू पुट कर देगा। ये आपको वैसे ही लर्न कर लेना है, इसमें आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में मीन वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास है। आ गया यहां तक समझ में? जी आ गया। मेरा पॉज किए थे तो कटेगा नहीं ना? पता नहीं, शायद कटेगा, कटती है तो शायद। हाँ देखो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, और भी कोई पॉइंट है इसमें बेटा ध्यान दो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर 0.637 I0 आपका हो गया। अब यहाँ पर देख लो, ये तो कहोगे सर हमने पॉजिटिव में निकाला। सिमिलरली वी कैन फाइंड मीन वैल्यू और ओवर एवरेज वैल्यू ओवर AC ओवर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम ले लेते हैं हाफ साइकिल बाय इंटीग्रेटिंग t/2 से लेके t तक का ले लिया, दैट इज, तब आई एम कितना निकलेगा, -2I0 अपॉन पाई। अब देख लो, जो नंबर ये है ऊपर में वही नंबर ये भी है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। जी अब इसका भी निकल गया वही वैल्यू 0.37 I0। अब ये निकल गए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो आप पॉजिटिव हाफ में 0.637 I0 लिखो, निगेटिव हाथ में -0.637 I0 लिखो। लेकिन बेटा अब इसी को ऊपर क्वेश्चन, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल, हमने दे दिया आपको आंसर। आप क्वेश्चन क्या होगा देख लो, प्लस 0.637 I0 प्लस -0.637 I0, दोनों प्लस और माइनस है, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0। हाँ। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बात समझ में? जी अब आपके देख लो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ये यहाँ से डेरिवेशन, आज हम डेरिवेशन एक एक्स्ट्रा कर दिए हैं, यहाँ तक आपको आज तैयार करना है। आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, ये लर्न कर लोगे बेटा, और 2-3 दिन लगेंगे, ये ओवर कर देना है। किसी भी हालत में इस वीक में आपको
स्टार्ट कर देना है एमसीक्यू क्वेश्चंस। डेट जी शीट हमने भी भेजा है, हो सकता है स्कूल में भी आ जाए। और अब लगातार 1 मंथ तक एमसीक्यू क्वेश्चन चलेगा, कुछ लाइव क्वेश्चन चलेंगे, लाइव ही हम क्लास देंगे, तो लाइव में भी चलेगा और साथ साथ इसका भी चलेगा। तो हम जितने एमसीक्यू हो सकता है करा के, आपको एमसीक्यू टेस्ट है तो उसी आधार पर काम करना है। जी चलो स्टॉप करें। हाँ, आप जी लोगों को वीडियो अच्छा लगे, सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हमने वीडियो पीसी पर बना के दिए हैं, तो जिन बच्चे को ये नोट्स की तरह भी काम करेगा और साथ साथ लेक्चर की तरह भी काम करेंगे। थैंक यू।